हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। एजुकेशन इज़ फॉर एवरीवन। आज हम हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसरॉय। इसे हम 2 पार्ट में करेंगे और अंत में इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये पोस्ट क्यों बना, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और आगे इसमें कौन कौन हमारे गवर्नर जनरल और वायसरॉय रहे थे। British rule over India started as a trading unit when East India Company received a royal charter from Queen Elizabeth I on 31st December 1600. Within a time period of nearly 3 centuries, the British turned from a trading power to one of the most powerful countries in the world. ब्रिटिश रूल के दौरान इस कंपनी ने बहुत ही जल्दी से अपना साम्राज्य बढ़ाया और क्वीन एलिजाबेथ के कहने पे इन्होंने इस कंपनी की स्थापना इंडिया में भी की। Britain was able to achieve this tremendous feat on the backdrop of strong and efficient bureaucracy that established in its colonies in India. British were able to establish this control through Governor General और Viceroy. ब्रिटेन ने इतनी जल्दी इंडिया पे कब्ज़ा इसलिए पा लिया क्योंकि उनकी ब्यूरोक्रेसी जो थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और इसी हिसाब से उन्होंने कॉलोनीज़ बसाई और गवर्नर और जनरल ऑफ इंडिया की स्थापना भी की। Governor General of Bengal. When East India Company came to India, it controlled Bengal through a post named Governor of Bengal. जब गवर्नर ऑफ जनरल की पोस्ट बनाई गई 1773 में, तो इसके सबसे पहले गवर्नर बने थे रॉबर्ट क्लाइव। अदर प्रेसिडेंसीज बॉम्बे एंड मद्रास हैड देयर ओन गवर्नर, और बाकी इन तीनों जगह पे इनके सेल्फ इंडिपेंडेंट गवर्नर थे। However, after passing the Regulating Act 1773, the post of Governor of Bengal was converted into Governor General of Bengal. 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में कन्वर्ट कर दिया गया और इसके पहले गवर्नर जनरल रहे थे वॉरेन हेस्टिंग। दो दिस एक्ट गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर्क अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और जो बंगाल के और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अंदर काम करते थे। इससे ये हुआ कि उनकी पावर को सीज कर दिया गया और एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। ये एक्ट मेनली लाया गया था जो भ्रष्टाचार ईस्ट इंडिया कंपनी में चल रहा था उसे कंट्रोल करने के लिए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1883, द पोस्ट नेम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगेन कन्वर्टेड इनटू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो कि गवर्नर जनरल पोस्ट थी बंगाल की, उसको फिर से कन्वर्ट कर दिया गया इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में, और इसके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे विलियम बेंटिक। दिस पोस्ट वाज मेनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एंड रिपोर्टेड टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इस पोस्ट को इसलिए बनाया गया था ताकि जो पावर है वो एक जगह इकट्ठा हो सके और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इक्वल रहे, और जो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो जो भी रिपोर्ट करते वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को करते। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे गवर्नर जनरल और इवेंट्स जो उस टाइम उनके कार्यकाल के दौरान हुए थे। सबसे पहले जो हमारे गवर्नर थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। ये 1773 से 1785 तक गवर्नर रहे थे। इन्हीं के तहत इन्हें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर बनाया गया था। इन्हीं के दौरान पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 मेनली था करप्शन को कंट्रोल करने के लिए। द फर्स्ट मराठा वॉर 1775-80-82 इनके कार्यकाल में हुआ, और ट्रीटी ऑफ सालाभाई भी इन्हीं के कार्यकाल में 1782 को साइन की गई थी। सेकेंड मैसूर वॉर भी इन्हीं के कार्यकाल में 1780 से 84 तक चला था। हमारे नेक्स्ट गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके कार्यकाल ये 1786 से 1793 तक थे। इनके कार्यकाल के दौरान थर्ड मैसूर वॉर हुआ था और सबसे फेमस ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हुई थी। इन्होंने कॉर्नवालिस कोड लाया था। कॉर्नवालिस कोड क्या था? जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की उसको इम्प्रूव करने के लिए और एक क्लैरिटी बनाने के लिए ये कोड लाया गया था 1793 में।
इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793 में लाया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉर्ड वेज़ली के बारे में। इनका कार्यकाल था 1798 से 1805 तक। इन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की स्थापना की थी 1798 में। सब्सिडरी अलायंस वो होता है जिसमें दो स्टेट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे, नवाब ऑफ अवध और हैदराबाद ने साइन किया था। इसके तहत वो कोई भी अपने इंडिपेंडेंट फोर्स नहीं बना सकते थे और उनको फोर्स के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे ही रहना पड़ता था। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान फोर्थ मैसूर वॉर 1799 में और सेकेंड मराठा वॉर 1803 में हुआ था। हमारे नेक्स्ट गवर्नर थे लॉर्ड मिंटो। ये रहे थे 1807 से 1813 तक। इनके कार्यकाल के दौरान ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किया गया था राजा रणजीत सिंह के साथ। हमारे नेक्स्ट गवर्नर रहे थे लॉर्ड हैस्टिंग। ये 1813 से लेके 1823 तक गवर्नर रहे। इनके कार्यकाल के दौरान एंग्लो नेपाल वॉर हुआ, जिसके तहत ट्रीटी ऑफ सागली 1816 साइन किया गया था। ये अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि नेपाल का इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, तो इसलिए ये ट्रीटी इम्पॉर्टेंट है। थर्ड मराठा वॉर 1817 से 19 तक चला था एंड डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फिडेंसी, और इस वॉर के तहत मराठा का साम्राज्य ख़त्म हो गया। इन्होंने ही रैयतवाड़ी सिस्टम 1820 में इम्प्लीमेंट किया था। रैयतवाड़ी सिस्टम मेनली था एक तरह का लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिससे वो टैक्स कलेक्ट करते थे फार्मर्स से, पीजेंट वगैरह से। नेक्स्ट है लॉर्ड एमरेस्ट, जो 1823 से लेके 1828 तक हमारे गवर्नर रहे थे। इनके कार्यकाल के दौरान फर्स्ट बर्मीज़ वॉर हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेके 1835 तक हमारे गवर्नर रहे थे। इन्होंने अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम लाया था 1829 में, और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 भी इन्हीं कार्यकाल के दौरान पास कराया गया था। हमारे नेक्स्ट गवर्नर हैं लॉर्ड ऑकलैंड, जो 1836 से 1842 तक गवर्नर रहे थे भारत के। इनके कार्यकाल के दौरान फर्स्ट अफ़गान वॉर हुआ था। हमारे नेक्स्ट गवर्नर है लॉर्ड हार्डिंग, जो कि 1844 से लेके 1848 तक गवर्नर रहे थे इंडिया के। इनके कार्यकाल के दौरान फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन किया गया था। इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स लाए थे, जैसे कि अबॉलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड्स और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, इन सब पे इन्होंने ज़ोर दिया था। हमारे नेक्स्ट गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। ये काफ़ी फेमस गवर्नर थे। ये 1848 से लेके 1856 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने सेकेंड एंग्लो सिख वॉर फाइट किया था, एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा भी किया था, बर्मीज़ के साथ भी इनकी लड़ाई हुई थी। इन्होंने फेमस इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, जिसका विद्रोह झांसी की रानी ने भी किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये था कि अगर कोई राजा या कोई ऐसा किंग है जिसके आगे वारिस नहीं होता था, वो उसकी प्रॉपर्टी सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी को चली जाती थी। नेक्स्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वुड्स डिस्पैच 1854 में। वुड्स डिस्पैच के अंदर 3-4 चीज़ें आती थी। उनका कहना था कि प्राइमरी स्कूल को बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, और जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उन्हें इंग्लिश की भाषा में शिक्षा देना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने फीमेल की इम्प्रूवमेंट पे भी वर्क किया था। इन्होंने ही फर्स्ट रेलवे ट्रैक बिछाया था बॉम्बे से थाने में 1853 के अंदर, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की थी PWD की, जो कि है पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट। तो चलिए अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि काफ़ी PCS एग्ज़ाम वगैरह में आ चुके हैं।
तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल आउटलेटेड सती एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? इसका आंसर है विलियम बेंटिक। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वॉज बिटवीन टीपू सुल्तान एंड कॉर्नवालिस। Who was Governor General of India during Civil Disobedience Movement? He was Lord Irwin. Under whose Governor Generalship was the hated Vernacular Press Act passed in 1878? He was Lord Lytton. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वो था जिसमें जो रिपोर्टर्स होते थे उन्हें कंपनी की परमिशन लेनी पड़ती थी कि वो क्या अपने पेपर में छापेंगे। वो कंपनी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं छाप सकते थे। इसे ब्लैक एक्ट भी कहा गया था। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये कब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ। व्हेन गांधी जी वॉज इम्प्रिजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैम्सफोर्ड। तो ये थे हमारे कुछ आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम इसको दोबारा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।